गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं हूं केएस मिश्रा। रोज की तरह डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस को लेकर आपके सामने आया हूं। आज हम लोग जो है कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखिए आखिरकार हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि आखिरकार जो भारत है, तो भारत ने एक एआई मॉडल अनाउंस किया है। ठीक है, कि भारत एक एआई मॉडल बनाएगा, जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक, इन सभी की तरह भारत भी एक एआई मॉडल बनाएगा। तो इन पे हम एक बार बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया, अगर मैं वर्ल्ड टेक जियोन के सामने की बात करता हूं, तो इंडिया कहां स्टैंड करता है। क्या इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटीज है, और अगर नहीं है तो भारत के पास सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन सभी को खासकर प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे कि आरबीआई रेट कट्स इंपैक्ट ऑन, लगभग में 5 साल तक आरबीआई ने अपने रेट्स में, रेपो रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया। इसके बाद आरबीआई ने जो रेपो रेट में चेंजेस किया है, तो उसका आखिरकार आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सभी को बहुत डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से इस आर्टिकल को देखिए। एआई रेस व्हाट इंडिया शुड डू, आखिरकार भारत को करना क्या चाहिए। कहा इंडिया, क्या इंडिया के पास में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, क्या इंडिया ने ऐसे प्लेटफॉर्म अब तक डेवलप कर पाए हैं कि वो ग्लोबल टेक जिएंट के साथ में जो है कंपीट कर सके। ग्लोबली अगर बात करें तो इंडिया अपना जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एआई सेक्टर में एक जो है अपनी पहचान बना सके दुनिया में। क्या भारत के पास में ऐसी चीजें हैं, ऐसा फाउंडेशन है, इन सभी पर बहुत डिटेल्ड में हम आपके सामने बात करेंगे। इसके अलावा आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप इसको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन के लिए पार्ट लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसको स्कैन कर सकते हैं, इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर डिस्कशन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक्नोफेयर बाई केएस सर के नाम से। यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम चैनल पर भी ये आपके सामने लिंक है, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही जो है, या फिर इस नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, दोनों जगह आपको जो है चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एआई रेस व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया को क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो हम लोग बिना लेट किए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं, मजा आएगा। आखिरकार हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया के लिए जो ग्लोबल टेक कंपनीज हैं, उनके साथ compete करने के लिए क्या चाहिए। Why it's hard for India to compete with global tech companies without strong IP। IP मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन सभी पे बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। आइए बस हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत ध्यान से इस क्लास को करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और साथ ही एक बात बताएं, आपको मजा भी इस क्लास में बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं भाई क्या है। देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि डीप सीक के बारे में सुना होगा आपने। एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी ने एक डीप सीक एआई बनाई, और वो भी बहुत ही लोअर प्राइस में, बहुत ही लोअर प्राइस में। इस इतने लोअर प्राइस में बनाने के लिए यहां तक कि जो यूएस के काउंटर पार्ट्स हैं, वो जो है बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो बना नहीं पाए। लेकिन चाइना ने ऐसा कर दिखाया, ठीक। अब ये सबको देखते हुए जो है, इंडिया अनाउंसेज प्लान्स टू डेवलप इट्स ओन जीपीयू विथ 3 to 5 years एंड इंटरनेशनल एआई फाउंडेड एआई मॉडल इन 10 months। मतलब भारत ने इस चीज को भी अनाउंस किया है कि वो अपना एआई मॉडल 10 महीने में आपके सामने लेकर आएगा। तो अब हमारे सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भारत के पास क्या इतना फाउंडेशन है, क्या भारत के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि वो ग्लोबली जो है compete कर पाए है? और ये आईपी क्या है, इन सभी पे बहुत ध्यान से हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं अभी फिलहाल के लिए जो भारत ने अनाउंस किया है, देखिए मुझे तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये एक रस्ट मूव लगता है। तो क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी को हम देखें, तो उन ग्राउंड रियलिटी पे देखिएगा, अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, देखिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि टीसीएस, ठीक है, टीसीएस क्या है, टीसीएस जो है क्या कहते हैं, एक इंडियन कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। बट हमें इस चीज को समझना चाहिए कि दे आर नॉट सॉफ्टवेयर कंपनी, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इंडिया में देखो, आपने कभी सुना है कि विप्रो ने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, टीसीएस ने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक है।
टीसीएस ने, जैसे सपोज दैट वीचैट हो गया, ठीक है। या कभी आपने सुना है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है या वर्ड है, कभी जो है टीसीएस ने इस तरह से लॉन्च किया है। कभी विप्रो ने, इन्फोसिस ने, किसी ने लॉन्च किया है, जिससे कि हाँ इंडिया इंडिया का अपना प्लेटफॉर्म हो सके। नहीं सुना है ना? बिकॉज ये सब इतने सालों से हम लोगों से जो बोला जाता है ना कि टीसीएस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इन्फोसिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, दे आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर। इनको सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए क्या चाहिए? दे एसेंशियली रिक्वायर क्लाइंट्स टू डू कोडिंग फॉर देम। क्लाइंट्स चाहिए इनको कोडिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, क्योंकि एआई से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित आपसे मेंस में, प्रीलिम्स में हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, ये क्या करते हैं, इनको क्लाइंट्स चाहिए, उनको चीपर कॉस्ट पे क्या करने के लिए उनका मेंटेनेंस वर्क हैंडल करते हैं, और साथ ही जो है उनको क्या करते हैं, दे आर नॉट डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, दे सेल टू कंज्यूमर्स और एंटरप्राइजेस। किसी तरह का वो सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप नहीं करती हैं कंपनियां जो कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं, कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं, कुछ भी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। दे ओनली आर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए इस चीज को, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए बहुत समय से हम लोगों से क्या बोला जाता है, जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, क्योंकि आज की बात डेट में अगर हम बात करें तो जो इन रियलिटी जो यूएस के टेक जियांट हैं, जो यूएस की टेक कंपनीज हैं, दे आर लीडिंग इन द मार्केट, दे आर लीडिंग इन द सॉफ्टवेयर मार्केट, ठीक है। कंपनी लीड इन द सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सेल्सफोर्स, अडोब एंड गूगल। ये सभी, आप बताइए, आपको भी अगर कुछ चलाना है, ठीक है, कोई ऑफिस वर्क करना है, ईमेल भेजना है, कुछ भी करना है, ठीक है, यहाँ तक कि आपको सोशल मीडिया भी यूज करना है, तो आप इन्हीं सब कंपनियों पर डिपेंड है, इन्हीं सब कंपनियों पर डिपेंड है, ठीक है। ये सब कंपनियां, अब इंडिया की जो सर्विस कंपनी है, ये क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो दे कैन क्रिएट जॉब्स, उनके पास वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सभी ऑब्वियस सी बात है जॉब क्रिएट कर सकती हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दे डोंट ड्राइव इनोवेशन एंड दे सर्टेनली डोंट पोजीशन इंडिया एज अ टेक पावर हाउस इन द फ्यूचर, क्योंकि ये सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जॉब क्रिएट कर सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं, बट इंडिया को एक टेक पावर हाउस के रूप में जो है ग्लोबली प्रेजेंट नहीं कर सकती। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, अभी ध्यान से देखिएगा, इट ऑल कम्स डाउन टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इंडिया सर्टेनली इज नॉट एन आईपी बेस्ड इकोनॉमी। यूएस की बात करते हैं, यूएस एक आईपी बेस्ड कंपनी है। चाइना ने भी बहुत सारा सुधार किया और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो है निकल उभर के सामने आई है, ठीक है। जैसे देखिए आईपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे सपोज दैट आपके पास जमीन है, घर है आपका अपना, उसके एक पेपर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वही पेपर आपको क्या बताते हैं कि दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी एंड नो वन कैन क्लेम ऑन दैट। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपका अपना घर है, ठीक है, वो आपका अपना प्लॉट है, तो उस पे क्या है कि हाँ जो है कोई और आके क्लेम नहीं कर सकता। इन द सेम वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द मोस्ट सीज पोजीशन ऑफ अ टेक कंपनी और स्टार्टअप कुड हैव, इट्स लाइक हैविंग द प्रॉपर्टी पेपर्स दैट प्रूव ओन हु ओन द लैंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो आईपी क्या करता है, देखो आईपी आपको कंपटीटर से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसको इतने बड़े मार्केट में जो है कंपटीटर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक कंपिटेटिव एज देता है, सिक्योरिंग फंडिंग एंड इवन सेफ गार्डिंग फ्रॉम बीइंग अक्वायर्ड अ लार्ज कंपनी। कोई भी लार्ज कंपनी तुमको अक्वायर कर ले, तुम्हारे जो है तुम्हारी टेक्नोलॉजी को अक्वायर कर ले, इससे तुमको सेफ गार्ड मिलता है। इस तरह से आप समझिए कि आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में अगर हम बात करें तो इंडिया इज नॉट एन आईपी बेस्ड इकोनॉमी। जैसे सपोज दैट, अच्छा आप लोगों में से आजकल तो एक कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोग आईफोन लिए रहते हैं, ठीक है। आज की डेट में पहले एक आईफोन का रहता था कि हाँ जो है कुछ कुछ लोगों के पास होता था, लेकिन अभी आज की डेट में अगर आप बात करें तो हर तीसरे चौथे बंदे के पास में आपको हाथ में आईफोन मिल जाएगा, ठीक है। अब जब हम आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन की डिजाइन होगी, आईफोन का सॉफ्टवेयर हो गया, उसका प्रोडक्ट नेम हो गया, उसका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और बाकी जितने भी उसके ट्रेड सीक्रेट्स हैं,
ऑल फॉल अंडर आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि आईफोन को बहुत सारे लोग कह देते हैं स्मार्टफोन, ठीक है, बट आईफोन आईफोन होता है, दैट इज नॉट अ स्मार्टफोन, इसको ध्यान रखिएगा। बिकॉज एप्पल नेवर कॉल्स द आईफोन एज अ स्मार्टफोन। उसका रीजन क्या है? देखो एप्पल क्या समझता है, एप्पल समझता है कि आईफोन इज अ प्लेटफॉर्म, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो उसकी क्या है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो कभी उसको नहीं कहता है एप्पल नेवर कॉल्स द आईफोन अ स्मार्टफोन एंड द रीजन इज वेल द आईफोन इज अ प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स एप्पल हैज एक्सक्लूसिव राइट। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एप्पल हैज एक्सक्लूसिव राइट टू द प्लेटफॉर्म एंड कैन एक्सपेंड इट, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, develop solutions in iPhone, tweak software algorithm and make changes or manufacturing process whenever it feels। और इसी वजह से आप देखते हैं कि आईफोन के कई मॉडल्स आते रहते हैं, लेकिन उनका कभी ऐसा नहीं होता है कि जो है क्या कहते हैं, जैसे अलग अलग नाम से इस टाइप से। ठीक है, तो आईफोन आईफोन ही होता है। तो रीजन हेंस एप्पल प्रोटेक्ट्स इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर मैं एंड्रॉइड मार्केट की बात करता हूं, तो एंड्रॉइड इज अ ट्रेडमार्क ऑफ गूगल, गूगल का ट्रेडमार्क है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी है, जो गूगल है, ठीक है, तो वो कंट्रोल करती है पूरी स्मार्टफोन मार्केट को। कैसे? देखो वो एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड वो किसी भी कंपनी को बेच सकती है, दे देती है फ्री में यूज करने के लिए, क्या फ्री में यूज करो, बट उसके लिए वो क्या करती है, एक लाइसेंस फीस लेती है। ठीक है, और उस पर अपना कंट्रोल भी रहता है। ठीक है, उसके जो भी सॉफ्टवेयर हैं, तो कंपनी कंट्रोल्स स्मार्टफोन मार्केट, ओन द एंड्रॉइड एंड प्ले स्टोर, एंड्रॉइड और प्ले स्टोर दोनों का ओन करता है गूगल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि एप्पल जो है अपना जो है आईओएस मॉडल फॉलो करता है, ठीक है, उसी तरह जो है आईफोन में डालता है। ऐसे ही गूगल क्या करता है, गिव्स एंड्रॉइड फॉर फ्री टू एनी कंपनी बट चार्जेज अ लाइसेंस फी टू यूज गूगल मोबाइल सर्विस। गूगल मोबाइल सर्विस को यूज करने के लिए उससे एक लाइसेंस फीस लेती है, जो उसके एप्स को, उसके सूट्स को यूज करता है, विच इंक्लूड्स गूगल प्ले स्टोर। तो आप समझिए, कुल मिला के आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का हो, एप्पल का हो, गूगल का हो, इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, आईपी के अंतर्गत, ये सभी क्या हैं, सभी प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये सब मार्केट में देखा जाए तो ग्लोबली टेक्नोलॉजी मार्केट को, सॉफ्टवेयर मार्केट को ये सभी लीड कर रही हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमारे सामने सवाल क्या उठता है कि विदाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, वी कांट बिकम अ ग्लोबल जायंट। अगर हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बात करें तो विदाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एप्पल की बात करता हूं, तो एप्पल ने लगभग 5000 पेटेंट्स टेक्नोलॉजी के जो है फॉलो किए, अप्लाई किए। ठीक है, फाइल किए, आप समझिएगा। अब देखो यही एक चीज है जहां पर इंडिया लैक्स इन बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों में। ठीक है, इंडिया के पास लैक कमी है, जैसे ठीक है, इंडिया के पास कमी है, और यही एक कारण है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि ओपन एआई जैसी कोई लैब, जैसे ओपन एआई जैसी लैब इसी कारण से कहीं भारत में देखने को, मैं नहीं कह रहा हूं ओपन आई, ओपन लाइक ओपन आई कहीं भारत में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, कभी आपने नहीं सुना कि आईफोन जैसा कुछ भी भारत में इमर्ज हुआ। ठीक है, आईफोन इमर्ज फ्रॉम इंडिया, ऐसा भी आपने नहीं सुना। ठीक है, ऑल दिस बिकॉज वी नेवर ट्राइड टू डेवलप द टेक्नोलॉजी और टेक रिस्क। कभी हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, ये रिस्क लेने का प्रयास ही नहीं किया। बल्कि क्या होता है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द हाउ बिग आवर मार्केट इज एंड व्हाई टेक कंपनीज आर सेटिंग द शॉप्स। देखो हमारे यहाँ फला इतनी बड़ी टेक कंपनी आके हमारे यहाँ शॉप लगा रही है, ठीक है, हमारे यहाँ जो है ऑफिस ओपन कर रही है। ठीक, आपने बहुत चीजें सुनी, और उससे जॉब क्रिएशन होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्या कहा कि हमारे यहाँ की जो टेक कंपनीज हैं, दे कैन क्रिएट जॉब। लेकिन आप एक चीज समझो, वो टेक कंपनीज यहाँ क्यों आ रही हैं? 144 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो टू एक्सेस द लार्ज टैलेंट पूल, ठीक है, ऑफ कोर्स एनी मेजर टेक कंपनी वुड लाइक टू कम इंडिया बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ द लार्ज टैलेंट पूल, बिकॉज देयर इज लिटिल कंपटीशन फ्रॉम लोकल टेक कंपनी। भाई यहाँ पर कोई लोकल टेक कंपनी है नहीं जो उन कंपनीज को यहाँ पर compete कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, वो आएंगे यहाँ पर अपना शॉप स्टेब्लिश करेंगे, ऑफिस स्टेब्लिश करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक, बट वो यहाँ की पूरी मार्केट को कैप्चर करेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी टेक कंपनी नहीं है। यहाँ पर उनको बहुत कम जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा।
और इसी कारण वो सभी यहाँ आती है। हमें नहीं कह रहे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ जॉब क्रिएशन होगा। बट हमें सिर्फ जॉब क्रिएशन नहीं देखना है, भारत को वो समय आ गया है जब भारत को क्या करना है, भारत को टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आगे बढ़ना है। ठीक है, भारत को ग्लोबली टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो ये सभी चीजों को, अब जब इन्हीं कंपनियों की बात आती है, ठीक है, तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जैसे हम चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम चाइना की बात कर लेते हैं, तो यही कंपनियां चाइना में जानते हो क्या करती हैं, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो यही कंपनियां जब चाइना जाती हैं तो चाइना में उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे इंडिया में उनको कोई कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ा, चाइना में जब ये जाती है तो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, बिकॉज दे आर बार्ड फ्रॉम डूइंग बिजनेस। बहुत सारी ऐसी यूएस की कंपनियां हैं, ऐसी टेक कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिनको चाइना ने वहां बार्ड कर रखा है काम करने के लिए। ठीक है, और सेकंड थिंग, वहां पे जो लोकल कंपनीज हैं वो कंपटीशन देती हैं उनको, क्योंकि समझिए, पॉइंट समझिएगा, चाइना हैज क्रिएटेड इटसेल्फ अ ओन यूनिक इकोसिस्टम। जैसे आपने सुना होगा वी चैट, कहां, चाइना से, टिकटॉक चाइना से, ठीक है, हुआई, ये सब चाइना से, आपने देखो, और चाइना का एक एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है, हार्मनी, हार्मनी ओएस, ओएस सिस्टम, ठीक है, और इस ओएस सिस्टम ने अगर देखें तो यूएस की जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को डिच कर दिया। मतलब समझिए, चाइना पूरी तरह से वहां कंपटीशन, इसीलिए चाइना ने खुद को टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इकोनॉमी के रूप में प्रेजेंट किया है। भारत में आपने सुना, भारत में देखिए टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे भारत ने अपना ट्विटर लाइक स्टार्ट किया, कू स्टार्ट किया, सक्सेस हुआ नहीं हुआ, आप में से जो है हो सकता है कोई मतलब 20 लोगों में कोई एक पर्सन ऐसा मिलेगा जिसके मोबाइल में आपको कू मिल जाएगा, ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ, क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास क्या है, जो है आईपी नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें अगर अपने यहाँ पे काम करना है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो हमें किसी यूएस की या चाइना की कोई ऐसी कंपनी के साथ हमें टाई अप करना है, ठीक है, हमें उनके साथ कोलेबोरेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इफ वी आर कोलेबोरेटिंग विद एनी कंपनी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उसमें इन दैट केस क्या होगा, डू यू थिंक दैट कंपनी इज गोइंग टू शेयर ट्रेड सीक्रेट्स विद यू? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं सीक्रेट शेयर करेगी। तो ऐसे में हम कैसे जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे आ पाएंगे, इसको समझिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि चाइना ने तो अपना बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप संभाल ली इस सेक्टर में, लेकिन इंडिया स्टिल हैज नॉट बीन एबल टू डू इट। तो सम ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फिनटेक सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, जो फिनटेक सेक्टर है उसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, बट अभी भी हमारे पास नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो टेक सेक्टर्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं, वो ग्लोबली लीड करें, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें हार्डवेयर साइड, सॉफ्टवेयर साइड, क्लाउड साइड, इस तरह से हमें डेवलपमेंट करने होंगे, एंड टू बिल्ड द इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां पर आवर टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप वुड नॉट बी एबल टू ट्रांसफर इनटू, जहां पर मतलब जो हमारे यहाँ हमारे जो टेक कंपनीज हैं, वो अगर हम ऐसा करते हैं, समझिए, अगर हम हार्डवेयर साइड या सॉफ्टवेयर साइड या क्लाउड साइड या ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, तभी केवल हमारी कंपनियां जो है क्या कर सकती हैं, जो है एक ग्लोबली लीड कर सकती हैं, और अदरवाइज आवर टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप वुड नॉट बी एबल टू ट्रांसफर इंडिया इनटू टेक जियांट। भारत को कभी भी एक टेक्नोलॉजिकल लीडर के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास ये सारी चीजें होंगी। तो हमें हार्डवेयर साइड, सॉफ्टवेयर साइड, क्लाउड साइड, इन सभी पर फोकस करना है। हमें क्या करना है जानते हो, हमें ऐसे राइवल्स क्रिएट करने हैं, जो बेसिकली ऐसे एप्स के राइवल क्रिएट करने हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के राइवल्स क्रिएट करने हैं जो ग्लोबली लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अभी हाल ही में मैंने आपके लिए क्लास बनाई थी कि पीएम मोदी मेट टेक जियांट या टेक सीईओज इन द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बहुत सारे टेक कंपनीज के सीईओ हैं, उनके साथ मुलाकात की, और भारत में इवन मतलब जो एमआईटी यूनिवर्सिटी में उसमें शामिल थी, तो कि जिससे यहाँ पर स्किल एजुकेशन देके और जॉब क्रिएशन किया जा सके टेक सेक्टर में, बट जॉब क्रिएशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखो, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इंडिया इज ईगर टू कोलैबोरेटिंग विद यूएस टेक जायंट। जो यूएस की टेक कंपनीज हैं, टेक लीडर हैं, उनके साथ इंडिया कोलैबोरेट करना चाहता है, बट दैट डज नॉट चेंज इंडियाज पोजीशन इन द टेक वर्ल्ड। भाई, आप किसी टेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लोगे तो क्या टेक वर्ल्ड में आपकी पोजीशन थोड़े चेंज हो जाएगी, ठीक है। नो कंपनी वुड वांट टू शेयर इट्स ट्रेड सीक्रेट्स विद अदर। भाई, ऑब्वियस सी बात है, नहीं शेयर करेगी। कोई
अपना रिसर्च नहीं शेयर करेगी, आईपी नहीं शेयर करेगा, डेटा और एल्गोरिथम कुछ नहीं शेयर करेगा। हम केवल उनके साथ ऐसे, ये तो ऐसे हुआ किसी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को हम लेकर उस पर लेबल करके और इसके बाद में हम उसमें बेचते हैं कि कोलैबोरेशन इंडिया का है, तो उसमें इंडिया का भी एक टैग लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जो है हम मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है ग्लोबली लीड करने लगेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना, ध्यान से समझिएगा। आज इस क्लास को इस तरह से आप पढ़िए कि अगर कभी एआई सेक्टर में, कभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपसे कुछ पूछा जाए तो आपके पास आइडियाज हो, ठीक है, आपके पास ऐसे आइडियाज हो कि आप उसको लिख सकें, मेंस में भी लिख सकें या कभी किसी के सामने ओपन डिस्कशन कर सकें। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी कंपनियां हैं बाहर की जो भारत से क्या करती हैं, भारत से डेटा उनको चाहिए। आप समझिए, जैसे सपोज दैट अगर उन्होंने कोई एआई मॉडल लॉन्च किया तो उसके रिसर्च के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको डेटा चाहिए, उनको लोग चाहिए, पब्लिक चाहिए। और दिस इज व्हाई दे आर विलिंग टू पे डॉलर, बिलियन डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट। वो उनके लिए बहुत कम दिखता है क्योंकि उनको क्या करना है, अपने एआई मॉडल को ट्रेंड करना है। और हमें लगता है कि हाँ जो है हमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, हम यहाँ पर उनको एस्टेब्लिश करने दें। But this is the thing where India needs to take cautious approach and completely rethink how we create technology and build platform that can go global। हमें किस तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट करना है जो ग्लोबली इंडिया को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, ग्लोबली इंडिया को प्रेजेंट कर सकें। वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रोड्यूस द नेक्स्ट बिग थिंग दैट रिप्लेसेस द स्मार्टफोन। हमें कोई ऐसी एक बिग थिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए जो स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सके, स्मार्टफोन मार्केट में जो है कम से कम compete कर सके। इंडिया अभी भी जो है स्मार्टफोन मार्केट में compete नहीं कर पाता है। जैसे अगर आप, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ जैसे मोटरोला है, भारत का है मोटरोला, बट उसके जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो मोटरोला की है? नहीं ना। आप समझिए, एक फोन बना देना कि पता चले एक हमने टेक्नोलॉजी चाइना से ले ली, एक हमने टेक्नोलॉजी यूएसए से ले ली, एक हमने टेक्नोलॉजी जापान से ले ली, और उसमें जो है इंडिया का जो है, इंडिया में उसको बना के इसके बाद मेड इन इंडिया लगा के, तो क्या उसमें हम टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो क्या हम जो है ग्लोबली compete कर पाएंगे? नहीं, ग्लोबली नहीं compete कर पाएंगे। उसके लिए हमारा अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा अपना एंड्रॉयड लाइक या ओएस लाइक कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, वहां compete कर पाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक शॉर्टकट हम अपनाते हैं कि हम अदर कंट्री से जो है सस्ते प्रोडक्ट मंगाकर और इसके बाद उनकी मार्केटिंग करते हैं, अपना भी एक टैग लगाकर उसके साथ में। ये होता है कोलेबोरेशन, इस तरह से कोलेबोरेशन करके बेचा जाता है, ठीक है। वी नीड टू स्टेप अप एंड क्रिएट राइवल्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वी चैट जैसे के इनके राइवल्स क्रिएट करने होंगे यहाँ पर, तभी जो है इंडिया कैन लीड इन द ग्लोबल। आप समझिए, इंडिया कैन लीड ग्लोबली अगर हम इस तरह से करते हैं, एज वेल एज डेवलप टेक फ्रेंडली पॉलिसीज टू हेल्प स्टार्टअप्स। मतलब स्टार्टअप्स के लिए ऐसी हमें पॉलिसीज लानी चाहिए कि वो ऑब्वियस सी बात है रिस्क ले सकें, वो रिस्क ले सकें, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपना कर सके जिससे वो आगे compete कर सकें, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनीज हैं अपने इंडिया में बात करें, अगर उनको ऐसा करना है तो उनको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और द करेंट सिस्टम पुशेज मेनी इंडियन फाउंडर्स, जो अभी वर्तमान में हमारा सिस्टम है, बहुत सारे जो टेक कंपनी के फाउंडर्स हैं जो आगे आते भी हैं, तो बहुत ही कौशल लेकर जो है और अर्ली एग्जिट का प्लान करके इसके बाद उसमें घुसते हैं, और अदरवाइज दे मूव अब्रॉड टू वर्क विद यूएस टेक कंपनी। वो यूएस टेक कंपनीज के साथ वर्क करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन परहैप्स इंडियाज प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ टैलेंट और टैक्सेस। जैसे बहुत लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, खासकर ऑन सोशल मीडिया, कि भारत में बहुत ज्यादा टैक्स है, ठीक है, बहुत, और भारत में टैलेंट नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसे नहीं है, एक्चुअल में भारत में ये सोशल मीडिया की चीजें हैं। भारत में क्या करना है, भारत में हमें फ्रेश आइडिया और एम्बिशन को देखना है, हमें अपनाना है। और हमें इस तरह के जो हमारे ऐसे ऐसे चीजें हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे जो है एप्लीकेशंस हैं जो ग्लोबली लीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने भी सुना होगा, चाइना का टिकटॉक पूरा यूएसए को लीड कर रहा है। ऐसे में यूएसए को उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए रोक दी गई हैं, बट हाँ बाइडेन ने लगाई थी, ठीक है, तो अभी होल्ड पर है, बट हाँ लगाई जाएंगी। अब इस तरह का कोई एक टिकटॉक जैसा compete करने के लिए भारत में चाहिए, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक
इन सभी को compete कर सके। इस तरह के प्लेटफॉर्म भारत में चाहिए, जो भारत के अपने बने होने चाहिए, भारत के अपने आईपी होने चाहिए, भारत के अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होने चाहिए, तभी हम लीड कर सकते हैं ग्लोबली इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में। अदरवाइज हम बाकी टेक सीईओ से मिलके इसके बाद में उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर उनके प्रोडक्ट पे इंडिया में बेचने के लिए कुछ पार्ट्स उसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत लगाकर उनको लेबल करके बेचने से हम कभी भी ग्लोबली जो है क्या करें लीड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा होगा कि बजट आया और बजट में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हैं उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो इससे क्या होने वाला है, और फिर आरबीआई का जो अभी रेट कट हुआ है, पॉलिसी रेट कट हुआ है, जब पॉलिसी रेट कट करने की बात करें हम तो इसका मतलब है रेपो रेट। ठीक है, देखो रेपो रेट क्या होता है इसको आप समझिए। आरबीआई रेट कट्स हाउ इंपैक्ट ऑन यू। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। तो अब आप एक चीज समझिएगा, रेपो रेट वह लोन होता है, वह रेट होता है रेपो रेट जिस पर जो है बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। अब आप समझिए उसी शॉर्ट टर्म पे लिए गए लोन को पब्लिक में बांटती है। तो जब आरबीआई से बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो वो सस्ता लोन पब्लिक को देंगी, मतलब लोन सस्ता होगा। ठीक है, लोन सस्ता होने से आपकी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है, इन सभी पर आइए हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आखिरकार आरबीआई का जो रेपो रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, तो पॉसिबल इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, इन सभी पर क्या फर्क पड़ने वाला, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट पे भी देखेंगे, कंजप्शन पे भी देखेंगे, इन सब पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सभी को हम डिटेल्स में देखते हैं। देखिए इंडिया सेंट्रल बैंक कट्स लेंडिंग रेट, और जो रेपो रेट पिछले 5 सालों में आरबीआई ने कट नहीं किए थे, उन रेपो रेट को आरबीआई ने कट किया। और कितना कट किया, 25 बेसिस पॉइंट का। तो आखिरकार जो पहले 6.5% था अब वो कितना होगा, अब वो 6.25% होगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो भारतीय हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो किसी तरह का लोन लेना चाहें तो उनको लोन थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। और आप समझिएगा जब सस्ता लोन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोन लेते हैं। और जब ज्यादा लोन लेते हैं तो वो कहाँ लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है मार्केट में लगाएंगे, इन्वेस्ट करने के लिए लगाएंगे, नई नई फैक्ट्री खोलने के लिए लगाएंगे, नया बिजनेस खोलने के लिए लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट नो डाउट बढ़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने के लिए सप्लाई डिमांड क्रिएट्स इट सप्लाई, तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो बेसिकली अभी आरबीआई द्वारा जो है कट किए गए हैं, तो इससे क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, बूस्ट हाउस होल्ड स्पेंडिंग, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और क्योंकि देखो अभी बात करें जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो ग्लोबल मार्केट में आप देखिए जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है, खासकर देखिए जब से ट्रंप आए तब से टेरिफ वॉर भी स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिस्क है। ठीक है, वो रिस्क है, ऐसे में जो है जो रेट कट फॉलोज स्लो डाउन इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर। भारत की इकोनॉमी अगर मैं बात करूं 2023-24 के सेकंड क्वार्टर से, तो 2024 के सेकंड क्वार्टर में बहुत कम आई है। तो इन सभी को आइए हम देखते हैं आगे कि आखिरकार ऐसा क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले आप इस चीज को समझिए, जैसे सपोज दैट रेट कट का फर्क क्या पड़ेगा। देखो अगर लोअर रेपो रेट हुआ, रेपो रेट लोअर किया गया तो चीपर लोन्स फॉर बैंक, तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा। और जब बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा, ठीक है, तो चीपर लोन्स फ्रॉम बैंक्स मिलेगा, तो ये चीपर लोन्स फॉर द कस्टमर्स, ये कस्टमर्स के लिए सस्ता लोन देंगे। और अगर कस्टमर्स के लिए सस्ता लोन देंगे, सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में
आप ये देखते हैं कि आखिरकार अगर हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद जो हमारी ईएमआई है वो हम मंथली ईएमआई निकालने के बाद आपके पास क्या बचता है, सैलरी पे करने के बाद, एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस निकालने के बाद, ईएमआई निकालने के बाद आपके पास कितना बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम पार्ट आप इंटरेस्ट पे करने में, बैंक की ईएमआई पे करने में खर्च कर दे रहे हैं, तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। लेकिन अगर आप लोन सस्ता है, आपको लगता है नहीं ये सब करने के बाद हमारे पास बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लोन लेकर इसके बाद नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उससे ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात। तो उसके लिए क्या होगा, आपको लेबर फोर्स चाहिए, और लेबर फोर्स अगर आपके पास है तो आप उसको सैलरी पे करेंगे करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनके घर में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो जहां पे 2 रुपए खर्च करते थे वहां 5 रुपए खर्चा करेंगे करेंगे तो ऐसे में, और साथ में अभी आपने देखा कि जो इन सब चीजों को देखते हुए जो अभी 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो साल का आपको देखा होगा कि 70-80 हजार रुपए के आसपास बेनिफिट लोगों का हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंडिचर में आएगा या सेविंग में आएगा। अगर सेविंग भी वो करते हैं उसे, तो सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट आप तभी करेंगे जब आप सेविंग करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, अब इसका इम्पैक्ट हम आपको कैसे समझाते हैं, आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आप जाते हैं होम लोन लेने के लिए, आपने 50 लाख का होम लोन लिया और 30 साल का टेन्योर आपने लिया। अब ऐसे में अगर करंट इंटरेस्ट रेट 8.75% था, तो यू विल हैव टू पे 39,335 रुपीज पर मंथ ईएमआई पे करनी पड़ेगी आपको, इतनी। लेकिन अब 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया है। अब वही सेम लोन सेम टेन्योर के लिए अगर आपको 8.5% पे मिलता है, तो यू विल हैव टू पे 38,446, मतलब अप्रोक्सीमेट आपका मंथली 900 to 950 के अराउंड जो है बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब साल का आपका लगभग 10 से 10,500 रुपया बच रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं होम लोन की ईएमआई भी सस्ती होगी। तो आप देख रहे हैं कि साल का 10.5, आपने लोन कितना लिया है, 30 साल के। तो अगर साल का आपका जो है क्या कहते हैं 10-10,500 रुपया बच रहा है, तो 30 साल में आपकी कितनी बचत हुई, आप सोच के देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोन लेने के लिए आगे जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ता हुआ है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया की जो स्लो डाउन स्टेज है, 2023-24 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें 8.1% थी। लेकिन अभी जो 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट आई है उसमें ये 5.4% है। सेकेंड क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर मार्च अप्रैल मई और सेकेंड क्वार्टर जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो जो ये 5.4 देखिए कितना चेंज है, बहुत ज्यादा। और इसी कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है, और यही नहीं, दूसरा अगर मैं अर्ली की बात करूं, तो पिछले साल जो 2023-24 की टोटल अर्ली जो है इंडिया की ग्रोथ थी वो 8.2% आई थी। इस बार जो प्रोजेक्ट जो तो 2024 की प्रोजेक्टेड है वो 6.4% है। इसका मतलब 2024-25 इज दैट फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, इसमें इसकी स्लो डाउन आप देख लीजिए, इसकी ग्रोथ में भी स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में भारत ने, यही एक रीजन है कि आरबीआई ने एक तो स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों की जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड ही नहीं होगी, आप खर्चे कम कर रहे होंगे। अब देखो ये क्या दिखा रहे हैं, आप देखिए ये स्लो डाउन आपको दिखा रही है कि लोगों के पास या फिर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, या लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर रेट कट होंगे तो एक तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, सेकेंड थिंग जो इकोनॉमी में आपने देखा है कि जो टैक्स रेट भी में भी रिबेट दिया गया है 12 लाख तक का, वो भी कहीं ना कहीं उनके खर्चों को बढ़ाएगा। तो ऐसे में जब वो ज्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, और यही सब कुछ वजह हैं जिनकी वजह से इस तरह का मेजर अपनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई है। फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो ये चैनल का लिंक है, स्कैन कर लीजिए या इस नाम से सर्च कर लीजिए, और ये डिस्कशन ग्रुप का है, तो आप इनसे पार्टिसिपेट करिए। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी होगी तो आपको वहां दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चैनल से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो जाइए, वहां भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, स्कैनर है। ठीक है, नाम भी लिखा हुआ है, आप आराम से सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई है। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको सारे के सारे अपडेट्स आपको इससे रिलेटेड मिल सके। धन्यवाद आप सभी का।